हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिज्म। मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी एंड फेरीमैग्नेटिज्म डिस्कस किए थे, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म हम आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या बेसिक्स डिफरेंस होता है, ये हम सिर्फ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखकर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है या फिर वो फेरोमैग्नेटिक होना मीन्स वो परमानेंट मैग्नेट होना। ये हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देख के या सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो और वो पैरामैग्नेटिक बन जाए, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाए। क्या इतना इजी होता है क्या किसी भी सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी एक आयरन का पीस ले लिया और मैंने एक मैग्नेट लिया और उस आयरन के पीस को अट्रैक्ट किया, तो क्या होगा? वो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जैसे कि हम अभी तक के पढ़ते आ रहे हैं बुक्स में, बीएससी में या 12th में या फिर फिजिक्स में, कि जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो सब्सटेंस, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहता है उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कुछ आयरन का एक छोटा सा पीस लेती हूँ और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैं एक मैग्नेट लेती हूँ और उसको लगाती हूँ, तो अट्रैक्शन डेफिनेटली आयरन अट्रैक्ट होगा, उसको मैग्नेट को लगेगा। लेकिन जब मैं ये मैग्नेट इस आयरन के पीस से दूर करती हूँ, इसे हटा देती हूँ, तो क्या ये आयरन अब परमानेंट मैग्नेट बन गया है क्या? अगर मैं ये पीस को अगर दूसरे आयरन के पास लेके चलूँ, फॉर एग्जांपल किसी नीडल्स के पास लेके चलूँ या कोई भी आयरन का सब्सटेंस उसको अगर लगाऊँ, तो क्या वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा? जो आयरन का पीस मैंने मैग्नेट को लगाया तो नहीं। तो फिर हम तो पढ़ते आ रहे हैं बुक्स में कि जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मटेरियल मैग्नेटाइज होता है और परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, उसे ही हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन या क्या कंडीशन होगी किसी भी मटेरियल को, एक नॉर्मल मटेरियल से किसी भी सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए? या फिर मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे नीडल्स है। मान लो कुछ अमाउंट ऑफ नीडल्स मेरे पास पड़ी हुई है, उससे मैंने एक नीडल उठाई और एक मैग्नेट लाया। ये हमने शायद बचपन में भी हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर मैंने वो नीडल इस मैग्नेट को लगाई तो क्या होगा? नीडल अट्रैक्शन ये मैग्नेट उसे नीडल को अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि वो आयरन की है, और हमें पता है आयरन परमानेंट मैग्नेट बनता है क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये नीडल मैंने जब मैग्नेट को लगाई तो वो क्या होगी? उसको अट्रैक्ट करेगी, उसको लग जाएगी, और फिर जब मैंने मैग्नेट को हटा दिया, वो नीडल इमीडिएटली एट दैट पॉइंट जब मैं मैग्नेट को हटाती हूँ और वो ही नीडल किसी दूसरे नीडल के पास लेके जाती हूँ, तो वो जो नीडल है जो मैंने मैग्नेट को लगाई वो दूसरे नीडल को अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, हो सकता है एक दो सेकंड के लिए ही वो दूसरे नीडल को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पे तो नीडल परमानेंट मैग्नेट बनी ही नहीं। क्यों? वो आयरन तो फेरोमैग्नेटिक है, फिर क्यों वो परमानेंट मैग्नेट नहीं बनी? और जब वो दूसरे नीडल को अट्रैक्ट करती है तो इतने कम समय के लिए, फिर बाद में वो मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, वो नीडल नॉर्मल नीडल बन के रह जाती है। तो फिर क्या फिनोमेना रहा होगा कि कोई सब्सटेंस को जब परमानेंट मैग्नेट बनाते होगी। फॉर एग्जांपल, अगर देखा जाए, जैसे यही नीडल, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया कि नीडल थोड़ी देर के लिए किसी और नीडल को अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब वो उस नीडल ने थोड़ी देर के लिए कौन सा बिहेवियर दिखाया? पैरामैग्नेटिज्म। जैसे कि अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो लीनियर बिहेवियर शो करते हैं और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो नॉन लीनियर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि लीनियर मीन्स, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मैंने लगाई और यहाँ पे ये मैग्नेटाइजेशन मीन्स जब उस मटेरियल में या फिर उस नीडल में जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। वो मैंने कहाँ रख दी? वाई एक्सिस पे रख दी, और यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने बोला कि पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो लीनियर बिहेवियर शो करता है। लीनियर बिहेवियर मीन्स व्हाट? अगर जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ समवॉट यहाँ पे मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी वैल्यू
बढ़ गई या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो झट से क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन उसमें उस नीडल में आ जाता है। जैसे कि नीडल में जैसे कुछ सेकंड्स के लिए मैग्नेटाइजेशन आया था, दूसरे नीडल्स को उसने अट्रैक्ट किया था, वैसे ही मीन्स इसकी वैल्यू कुछ यहाँ तक है, इस नीडल में यहाँ तक मैग्नेटाइजेशन इसमें आया, और तब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, कुछ ये थी, यहाँ तक थी। मीन्स अब क्या हुआ, जब मैंने मैग्नेट नीडल से रिमूव किया तो क्या हुआ, नीडल थोड़ी देर के बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में जो मटेरियल था उसका जो ओरिजिनल स्टेट में वो प्रेजेंट थी वैसे ही आ जाएगी। सो उससे सब जब मैंने यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो वो मैग्नेटाइज हो, उसमें मैग्नेटाइजेशन आया, इतने अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसमें आया। अब जब मैं इसे रिमूव कर दूंगी, वापस से मैं यहाँ पे 0 पर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लाऊंगी, मीन्स मैं मैग्नेट वहाँ से नीडल से हटा दूंगी, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटाइजेशन जो नीडल में इतना आया वो वापस से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। मीन्स नीडल पहले थोड़ी देर के लिए उसमें मैग्नेटाइजेशन आया, वो वापस से 0 पे आ गई जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ, और इसका मतलब क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीनियर बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन अगर हम जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ कहानी कुछ डिफरेंट होती है, वहाँ स्टोरी कुछ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हम जब डायमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब अगर हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जब बात करते हैं तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है इन्हें हम टेम्पररी इसमें क्या आता है, टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन आता है, टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन आता है। लेकिन जब हम जब फेरोमैग्नेटिक के बारे में अगर बात करते हैं या फिर किताबों में पढ़ते हैं तो आप देखना बताते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक जो है वो टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन दिखाता है। टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन क्या है मैं बताती हूँ। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, वो क्या बन जाते हैं, फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन मीन्स व्हाट, क्योंकि ये टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन मीन्स जब हम कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, जब वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करता है, जब हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मटेरियल पहले पता नहीं था कि ये क्या है, हमने जस्ट मटेरियल लिया, एक्सटर्नल वो हमें पता नहीं था कि उसके इलेक्ट्रॉन्स के जो डोमेन्स, उसे फिजिक्स में डोमेन्स कहते हैं, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे डोमेन्स कहते हैं। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो मटेरियल रखा तब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो विद द फील्ड अलाइन होते हैं। कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। बट जब मैं ये फील्ड हटा देती हूँ, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी हटा दी, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स विद द फील्ड अलाइनमेंट में थे, उनका ओरिएंटेशन विद द फील्ड था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो अब क्या होगा, वो रैंडमली ओरिएंटेड होगी, कुछ भी ऐसे किधर भी उनकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब इन्होंने कौन सा बिहेवियर दिखाया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाया। इसका मतलब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जब मैं हटा देती हूँ वो नॉर्मल मटेरियल बन जाते हैं। इसका मतलब मैं इस सब्सटेंस को जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनको क्या बोल सकती हूँ, वो टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन दिखाता है। लेकिन जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जब वो एक बार वो परमानेंट मैग्नेट हो गए तो हम उसे टेम्पररी ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि वो परमानेंटली मैग्नेट बन जाता है। तो अब आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई मटेरियल परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है। सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना, इतना ही उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती। तो एक्चुअल स्टोरी क्या होती है, आइए डिस्कस करते हैं। ये पिक्चर है हिस्टेरिसिस लूप, इसे हम
हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। और इसी कर्व को हम मैग्नेटाइजेशन कर्व ऐसे भी बोलते हैं। यही कर्व है हमें जो कि बताती है जब कोई भी मटेरियल फेरोमैग्नेटिक बनता है या फिर वो परमानेंट मैग्नेट बनता है। तो आइए जानते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की स्टोरी। सो इनिशियली अभी जैसे मैंने बताया कि पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर दिखाते हैं या फिर जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो लीनियर रिलेशन फॉलो करते हैं, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहते हैं वो नॉन लीनियर रिलेशन फॉलो करते हैं। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल अब मैं स्टार्टिंग में एक मटेरियल लेती हूँ, ये एक्सटर्नल फील्ड में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और ये मटेरियल लेती हूँ जिसमें फॉर एग्जांपल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनिशियली आपको पता ही है जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते तब उनके ओरिएंटेशन कुछ ऐसी रैंडम वे में रहती है। ठीक है, इनकी ओरिएंटेशन कैसे रहती है, अलाइनमेंट, ये विद द फील्ड अलाइन नहीं रहते। जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं हम तब वो क्या हो जाते हैं, विद द फील्ड अलाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन लिए जिसमें के जब 3 इलेक्ट्रॉन विद द फील्ड अलाइन हो गए और कुछ इलेक्ट्रॉन विद द फील्ड अलाइन नहीं हुए, वो वैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, विद द फील्ड अलाइन हो गए। मतलब उनमें इन 3 इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो गया। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में कि ये साउथ पोल होता है जो, और ये नॉर्थ पोल होता है। जो हेड जो है वो क्या बताता है, साउथ पोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट टाइनी मैग्नेट, एंड दिस इज नॉर्थ पोल। अब ये साउथ नॉर्थ के आगे आ गया, वो उसमें मैग्नेटाइजेशन हो गया, उनमें क्या आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो गया। अब देखो जब मैंने इनिशियली जो मटेरियल लिया वो पहले यहाँ पे था, जीरो स्टेट पे था। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर क्या थे, ओरिएंट थे। जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसमें के सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन मैंने कंसिडर किए थे। क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए थे। अब क्या हो गए, उसमें के 3 इलेक्ट्रॉन विद द फील्ड अलाइनमेंट में चले गए। 3 इलेक्ट्रॉन अलाइनमेंट में जाने के बाद उसमें मैग्नेटाइजेशन आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पहले जीरो से जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आए होंगे, यहाँ तक रीच हुए होंगे। मीन्स उसमें इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया, मीन्स इतना अमाउंट ऑफ उसमें क्या आया, ये क्या है, ये जो एक्स एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस पे है वो मैग्नेटाइजेशन है जो कि उस मटेरियल में आता है, इंड्यूस होता है। उसे हम ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस पे लेते हैं ये एच क्या बताता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और जिसे हम एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी बोलते हैं। अब देखो ये मटेरियल ने कुछ अलाइनमेंट दिखाई, कुछ मैग्नेटाइजेशन हुआ, इसका मतलब ये मटेरियल जीरो से यहाँ तक रीच हुआ। मीन्स इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल में आया, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, इतनी। मीन्स अगर ये देखें तो ये लो वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पर हाई होगी, यहाँ पे लो मैग्नेटिक फील्ड पे ये बिहेवियर दिखाया है। देखो यहाँ पे क्या दिखाया, लीनियर लाइन दिखाई। अगर जब मैं यहाँ तक कुछ अमाउंट तक मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाई, ग्रेजुअली थोड़ी इंक्रीज की। जब मैं एकदम से ये फील्ड जो यहाँ तक बढ़ाई, अब मैं उसे अगर 0 तक लेके चलूँ और 0 बना दूँ, अगेन यहाँ से इधर लेके जाके क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, तो अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटाइजेशन, इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसमें आया था, इतने अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा, वो फिर से 0 हो जाएगा, और जो अलाइनमेंट हुए हुए इलेक्ट्रॉन है वो फिर से क्या हो जाएंगे, ऐसे रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। मीन्स यह मटेरियल इस पॉइंट तक, और ये कह सकती हूँ मैं कि जब तक हम लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब तक सब्सटेंस या मटेरियल क्या दिखाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाता है, लीनियर नेचर दिखाता है। अब देखो, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाती चलती, 0 से लेकर बढ़ाती जाती हूँ, इंक्रीज करती जाती हूँ अप टू हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, अप टू हाई वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, ये यहाँ तक आया, पहला तो पैरामैग्नेटिक इस पॉइंट तक दिखाता है, लीनियर बिहेवियर। अब इससे आगे जब यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता है, तो ये बहुत
ज़्यादा हाई करने तक, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ाने के बाद, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने के बाद वो पॉइंट कुछ यहाँ तक आता है, वो मटेरियल कुछ यहाँ तक रीच करता है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब ये सैचुरेशन पॉइंट क्या है, मतलब बहुत, ये पॉइंट कहाँ मिला हमें, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई थी। अब जब ये सैचुरेशन पॉइंट आता है तो यहाँ पे क्या चेंजेस आती है, देखो जब यहाँ तक पॉइंट जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या थे, विद द फील्ड अलाइन हुए थे, और 2 क्या थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे। जब सैचुरेशन पॉइंट आया था हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 का लिए थे। अब ये जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे जो रैंडमली ओरिएंटेशन में थे, अब वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, विद द फील्ड अलाइनमेंट हो गए, और जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थे वो सभी विद द फील्ड अलाइनमेंट हो गए। मीन्स ये सैचुरेशन पॉइंट हमें क्या बताता है कि जब कोई भी मटेरियल जीरो से, जब हम उसकी किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी थोड़ी करके बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि वो सब्सटेंस उसके सैचुरेशन पॉइंट पर जाके पहुंचता है, तो वो मटेरियल क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। और वो मटेरियल क्या बन जाता है, मैग्नेट। अभी मैग्नेट कम बढ़ गए क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स विद द फील्ड अलाइन हो गए, सब में अट्रैक्शन आ गया, सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया। अब ये मटेरियल नॉर्मल मटेरियल नहीं रह के वो क्या हो गया, और सैचुरेशन पॉइंट पे रीच हो गया, और वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। लेकिन आप अगर सोचो, यहाँ पर मैंने सैचुरेशन पॉइंट, अब अगर इसके आगे भी हमने कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाई और बढ़ाई तो कुछ नहीं होगा, सैचुरेशन पॉइंट तो वहीं पे रहेगा जहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला, ये जहाँ पे मिला वो वहीं पे मिलेगा। मतलब एक बार किसी भी मटेरियल ने उसका सैचुरेशन पॉइंट रीच कर दिया तो वो वहीं पे रहता, आगे बढ़ा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो मटेरियल ने ये कर्व फॉलो करके यहाँ तक सैचुरेशन पॉइंट रीच किया। अब देखो यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये सारे के सारे अलाइनमेंट में आ गए। क्या ये सारी की सारी अलाइनमेंट हम फिर से उसके ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं क्या? मीन्स इतने अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसमें आया, ये सैचुरेशन पॉइंट पे इतना, मीन्स बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन आया, मटेरियल मैग्नेट बन गया। अब अगर मैं सोचूं कि वो मैग्नेट बना हुआ वापस से उसे मैं नॉर्मल स्टेट पे ला सकती हूँ क्या उस मटेरियल को? तो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ से मैं उसकी वैल्यू यहाँ हाई थी, अब मैं थोड़ी थोड़ी क्या करती हूँ, कम करती हूँ, मीन्स इस तरफ आती हूँ, रीच करती हूँ जीरो की तरफ। देखो तो ये जो कर्व है, जो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहे थे, लेकिन जब मैं उस वैल्यू को कम करती हूँ हाई से लेके लो तक, या फिर मैं रीच करती हूँ जीरो पे, तो ये जो मटेरियल है ये कर्व फॉलो ना करके, ये पी ए कर्व फॉलो ना करके ये दूसरे ही कर्व से जाता है। मीन्स ये यहाँ जाता है ए टू आर जाता है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे शो किया था, ये जब वैल्यू जीरो करती हूँ तो ये कर्व फॉलो करता है और रीच होता है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर रीच हुआ, मीन्स मैंने ये देखो इस पॉइंट पे क्या है, इस आर पॉइंट पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, जीरो है। लेकिन देखो आर पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कुछ दिख रही है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें क्या है, मैग्नेटाइजेशन कुछ दिख रहा है। मीन्स जब हमने हाई किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइनमेंट में आ गए, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो की तभी भी ये कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन अभी भी दिखा रहा है। हो सकता है इतना डिक्रीज करने के बाद जो 5 इलेक्ट्रॉन अलाइनमेंट में थे उसमें के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिर से रैंडम मोशन में चले गए होंगे, लेकिन स्टिल 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अलाइनमेंट में है। मीन्स ये जो अलाइनमेंट है ये यही बताता है कि ये इस पॉइंट पे आने के बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो करने के बाद भी उस मटेरियल में कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन अभी भी प्रेजेंट है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है। दो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ओरिएंट हो गए, लेकिन 3 अभी भी है, और ये यही बताता है कि एक बार एक सैचुरेशन पॉइंट पे कोई भी मटेरियल गया तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम करो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन उसमें अभी भी रहता है। देखो, और इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आर पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं हम रिटेंटिविटी मीन्स व्हाट, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम करने के बाद भी उसमें मैग्नेटाइजेशन रहा, उसमें मैग्नेटाइजेशन उसमें प्रेजेंट रहा, इसीलिए हम उसे रिटेंटिविटी कहते हैं।
लेकिन अब देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 करने के बाद भी मैग्नेटाइजेशन रहा। अब हमें अगर हम करना चाहिए, अब यह यहाँ पे क्या हो गया था, इसका मतलब वो मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन गया। हम और दूसरा तरीका लेते हैं कि उस परमानेंट मैग्नेट को नॉर्मल स्टेट में आने के लिए कुछ ट्राई करते हैं। देखो अगर इस पॉइंट पे 0 मैग्नेटिक फील्ड पे ये इतना मैग्नेटाइजेशन दिखा रहा है, इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिखा रहा है, अब हम इसी को इस मैग्नेटाइजेशन के वैल्यू को अब 0 करेंगे जैसे कि। लेकिन अब यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 0 कैसे करेंगे? अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ लिया तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉर्थ और साउथ मतलब यहाँ पे ऊपर मैंने नॉर्थ लिया था और नीचे साउथ लिया था, अब मुझे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मुझे रिवर्स करनी पड़ेगी कि ये मैग्नेटाइजेशन यहाँ से क्या हो जाए, इसकी वैल्यू जो हो जाए ये 0 आ जाए। जैसे कि देखो ये अब मैंने यहाँ पे ये साउथ और ये लेती हूँ मैं नॉर्थ। अब जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले नॉर्थ थी यहाँ पे साउथ थी, जैसे ही मैंने ये इसे रिवर्स कर दिया, मैं क्या कर दिया, नॉर्थ नीचे लिया और साउथ ऊपर लिया, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले तो दो रैंडमली ओरिएंटेड थे और ये जो 3 अलाइनमेंट में थे ये इस तरफ से ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। मतलब पहले तो रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे, एकदम से हम जब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर देते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेशन में आ जाएंगे जब हमने इसकी वैल्यू 0 करना चाहिए। देखो अब इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई मीन्स बहुत कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, वैल्यू होगी मीन्स इस पॉइंट तक, तो मैग्नेटाइजेशन इसमें कितना रहा, 0। ये जो वाई एक्सिस है मैग्नेटाइजेशन दिखाता है, इस पॉइंट पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या -H लिखती हूँ, ये क्या दिखाता है, मैग्नेटाइजेशन इन रिवर्स डायरेक्शन या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। इस पॉइंट पे जब मैग्नेटाइजेशन, अब देखो ये यहाँ से 0 पे आ गया, मीन्स अगर ये पॉइंट Q पॉइंट अगर मैं कंसिडर करती हूँ, ये पॉइंट पे मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पे देखो 0 आ गया और H की वैल्यू क्या है, या रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड की वैल्यू क्या है, Q अमाउंट, यहाँ से 0 से Q तक मीन्स इतना अमाउंट ऑफ मीन्स बहुत कम वैल्यू है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तब ये 0 हो गया। लेकिन अब ये 0 हो गया, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें जो मैग्नेटाइजेशन तो आया तो वो तो हमने 0 कर दिया। लेकिन क्या हम 0 जब हमने इस क्वाड्रेंट में जो ग्राफ पढ़ा, जो ये कर्व पढ़ी, उसमें जो ये नॉर्थ ऊपर थे साउथ नीचे की तरफ था, तो क्या ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ली इसमें 0 हुई थी क्या? नहीं, 0 कब हुई, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही रिवर्स कर दी तब 0 हुई। अब देखते हैं हम यहाँ से और ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं कि इसकी वैल्यू मैग्नेटाइजेशन जो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज और बढ़ाते चलते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे फिनोमिना मटेरियल ने दिखाया वैसे ही यहाँ पर भी दिखाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की है। देखो जब वैल्यू बढ़ाई तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब यहाँ तक रीच की, मीन्स ये क्या है, हाई वैल्यू है। जैसे कि यहाँ ये हाई वैल्यू थी, ये क्या थी, हाई वैल्यू थी, वैसे ही ये भी हाई वैल्यू है। तो अगेन इस रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फिर मटेरियल ने ये A' पॉइंट रीच कर दिया, ये यहाँ पे A पॉइंट है, ये यहाँ पे A' पॉइंट है। अगेन मटेरियल ने A' पॉइंट रीच कर दिया और इस पॉइंट को भी कहते हैं सैचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करते हैं तो इसमें भी सैचुरेशन पॉइंट आता है और इस पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अलाइनमेंट, इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे थोड़े 3 अलाइनमेंट इस तरफ होगी। अब रिवर्स की तो हमने 3 अलाइनमेंट में आए होंगे, 2 रैंडमली ओरिएंटेड हो गए। अब जब सैचुरेशन आ गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई कर दी, ग्रेजुअली थोड़ी इंक्रीज करके बहुत हाई कर दी। ये जो जिद्दी इलेक्ट्रॉन थे जो वैसे ही मतलब रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब वो भी अलाइनमेंट में आ जाएंगे ऐसे। अब देखो इस पॉइंट पे जैसे उस तरफ था फिनोमिना था वैसे ही इधर भी हुआ जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स में है। अब देखो ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, विद द फील्ड अलाइन हो गए, इनके साउथ देखो, इनके साउथ नॉर्थ के सामने आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, अब रिवर्स फील्ड में भी वो इस मटेरियल ने परमानेंट मैग्नेट की जो सिचुएशन रहती है वो वहां तक पहुंच गए।
देखो ए डैश क्या बताता है, सैचुरेशन। अब यहाँ पर भी मटेरियल में क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया, सैचुरेशन आ गया। अब यहाँ से कितने भी वैल्यू बढ़ाओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, इस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी भी वैल्यू बढ़ाओ, इस पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेट हो गया और परमानेंट मैग्नेट हो गया। अब देखो जहाँ यहीं से यहाँ पे हमने कम की थी, कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कम करते चले गए थे। अब यही वैसे ही हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। देखो यहाँ से कुछ ऐसे वैल्यू कम कर दे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम करते जा रहे हैं। वैसे ही जहाँ रिटेंटिविटी पॉइंट यहाँ उसने रीच की थी, वैसे ही रिटेंटिविटी पॉइंट अब यहाँ पे और भी आता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लेती हूँ टी पॉइंट, ये टी पॉइंट रीच हो जाता है, और जिसे कि हम बोलते हैं रिटेंटिविटी इन अपोजिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या है, रिटेंटिविटी पॉइंट है, लेकिन इन रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर भी देखो, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 कर दी, इस पॉइंट पे देखो क्या है, ये 0 है, यहाँ पे 0 है, मीन्स इतने अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन वाई एक्सिस पे इतने अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस भी कंसेप्ट में, इस भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल में प्रेजेंट रहा। मीन्स यहाँ क्या हुआ होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है रैंडमली ओरिएंटेड हो गए, लेकिन स्टिल 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, विद द फील्ड अलाइनमेंट में है। मीन्स वो मैग्नेटाइजेशन क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ इस पॉइंट पे। अब फिर से अगर अगेन मैं इसकी वैल्यू क्या करती हूँ, फिर से अगर ये हो गया यहाँ तक के रिटेंटिविटी तक, मीन्स वो अभी भी यहाँ पे और भी मैग्नेट था, इस कंसेप्ट में भी मैग्नेट था। अब वो मैग्नेट क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया। अब अगर यहाँ से आगे बढ़ने, अगर आपको यहाँ से आगे जाना है तो आपको और क्या करना पड़ेगा, और फिर से क्या करना पड़ेगा, ये साउथ ये नॉर्थ लिया, तो ये अब यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ लेना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और इस तरह से कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसी एक हिस्टेरिसिस, एक साइकिल फॉलो करती है, जिसे कि हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। सो इसे ही कहते हैं हम। इसी साइकिल को यूज करके फेरोमैग्नेटिज्म में क्या मतलब मटेरियल में परमानेंट मैग्नेटाइजेशन कैसे आता है, हम ये विद द हेल्प ऑफ हिस्टेरिसिस लूप पढ़ते हैं। सो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है पैरामैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिज्म में, कोई भी मटेरियल परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है, ये आज हमने इस वीडियो में देखा। आई होप मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया तो आप सबको ये समझ में आज क्लियर हो गया होगा कि फेरोमैग्नेटिज्म में परमानेंट कोई भी मटेरियल परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म बेस, या फिर हम इसे बोल सकते डिटेल मैंने ये डिस्कस कर दिया। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।